हम लोग अभी तक जो इंग्लिश पोइट्री है उसमें 5 लेसन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को जो 6 लेसन है माई हेवन जो कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर उसको आज पढ़ना है। जिसमें हम जानेंगे पहले अबाउट पोएट रविन्द्रनाथ का जो जीवन रहा है, जो इनकी कृतियाँ रही हैं वो क्या रही हैं। तो इस तरह से जो भी पोयम हम पढ़ेंगे उसकी तैयारी होनी चाहिए, सेंट्रल आइडिया और उसका एक्सप्लेन आप अपने तरफ से करते रहिए ताकि प्रैक्टिस में बना रहे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है माई हेवन कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में जैसे कि आप जानते भी हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन पोएट्री हैं जिनका जो जन्म 1861 में हुआ था और 1941 में मृत्यु हो गई थी। तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में जानेंगे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे एक बंगाली पोएट रहे हैं। जो सी अबाउट द पोएट, रविन्द्रनाथ टैगोर was born in the Calcutta on May 6, 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर was born 6 May 1861 in कलकत्ता, टुडे इट्स कॉल्ड कोलकाता, जो कलकत्ता में हुआ था, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। हिज फादर्स नेम वाज द महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था, यानी उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। टैगोर वाज एजुकेटेड मोस्टली एट होम। टैगोर घर पर ही शिक्षा को ग्रहण किया था टैगोर ने। यानी टैगोर वाज मोस्टली गॉट हिज यानी अचीव हिज प्राइमरी एजुकेशन एट होम। When he was 10 years, he was sent to England. When Rabindranath Tagore became 10 years, he sent to England for higher studies. जब वो 10 वर्ष के हो गए उस समय इनको इंग्लैंड भेजा गया। रविन्द्रनाथ become famous by the age of the 17। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर 17 वर्ष की उम्र में ही ये प्रसिद्ध हो गए। He won the Nobel Prize for Literature in the 1930। यानी 1913 में रविन्द्रनाथ नोबेल प्राइज इनको प्राप्त हुआ। इससे अवार्डेड किया गया लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। तो इस तरह से ये नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय हुए। एंड वाज नाइटेड इन द 1915। और कह रहे कि 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। शी गेव अस गीतांजलि। नी रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है। नी गीतांजलि इज द फेमस बंगाली वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका एक प्रसिद्ध बंगाली वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि। द क्रिसेंटमो जो अदर कलेक्शन ऑफ पोएम्स कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज क्रिसेंट मून, यानी क्रिसेंट मून है। फ्रूट गैदरिंग एंड लवर्स गिफ्ट which are full of the feelings and vision। ये इनके जो फ्रूट गैदरिंग, लवर्स ऑफ गिफ्ट, ये जो है पूरी तरह से इसमें एक दर्शन है, एक विचार है, उसकी झलक दिखाई देती है। प्लेज लाइक चित्रा, सेक्रीफाइस एंड पोस्ट ऑफिस मॉर्क हिम एज अ मैन हु हैड सीन लाइफ मोस्ट इंटीमेटली। जो उनके प्लेज रहे हैं जिसमें चित्रा है, सेक्रीफाइस है, पोस्ट ऑफिस है, यह इनको एक प्ले राइटर के रूप में भी ये प्रदर्शित करता है, दिखाता है, जिसमें यह बताता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जीवन को बड़ी करीब से, बहुत इंटीमेसी से देखा था, बहुत क्लोज देखा था। और उनके इस विचार की झलक
उनके इस ड्रामाज में, इस प्ले में दिखाई देता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर राइट 3 ड्रामाज। फर्स्ट चित्रा, second he writes Sacrifice and Other Post Office, and these are the famous plays written by Rabindranath Tagore. In his novels Gora, The Rake and the Home, we see his idealism at its best. उनकी जो नावल है जिसमें गोरा है, द रेक एंड द होम, इसमें उनकी विचारधारा दिखाई देती है, आइडियलिज्म, आदर्शवाद दिखाई देता है। और इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सारी विधाओं पर अपनी लेखनी को चलाया है, सारी विधाओं में लिखा है। इन हिज शॉर्ट स्टोरीज लाइक द होम कमिंग एंड द काबुलीवाला, ही शोज अ ग्रेट इंसाइट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो उनकी शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानियाँ हैं, जिसमें होम कमिंग, काबुलीवाला, ये इस बात को दर्शाती है कि मानव जो मनुष्य की जीवन में जो उनकी आंतरिक समझ थी वो क्या है, यानी मानव की जो आंतरिक समझ है, उनकी जीवन का जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पे दर्शाती है। तो ये दोनों फेमसली, दीज आर टू शॉर्ट स्टोरीज आर वेरी फेमस। फर्स्ट द होम कमिंग एंड सेकेंड द काबुलीवाला, and it shows a great insight in the understanding of human life. And in these stories, Rabindranath Tagore revealed the human life intimately. In 1919, he gave up the knighthood in protest against the जलियांवाला बाग मसाकरी। 1919 में इन्होंने जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी उसको छोड़ दिया, त्याग दिया था। यानी जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था 1919 में हुआ था, और उसके विरोध में, उस हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उसको इन्होंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। She passed away in 1941. रविन्द्रनाथ टैगोर passed away in 1941, यानी 1941 में इनका देहांत हो गया। यानी यह जो पोयम है माई हेवन इज अ प्रोज पोयम, इट इज अ लिरिक which included रविन्द्रनाथ फेमस बुक गीतांजलि द बंगाली वर्क। यानी यह एक जो कविता इनकी है माई हेवन, वह उनकी जो किताब है वो गीतांजलि से लिया गया है, जो बंगाली में इन्होंने लिखा था, उसी से ये इंक्लूडेड है। इस कविता में जो कवि है वह अपने स्वप्नों के भारत के विषय में एक कल्पना करता है। यह एक प्रोज पोयम है जो एक लाइन दूसरी लाइन पे रन करती है, तो ये प्रोज पोयम है ऑलरेडी। यानी दिस पोयम इज आल्सो अ पॉलिटिकल पोयम एंड प्रोज पोयम। यह एक राजनीतिक कविता है और यह एक प्रोज पोयम है। इन दिस इंस्पायरिंग पोयम द पोएट प्रेज टू गॉड फॉर द स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन ऑफ हिज कंट्री। इस जो कविता है उसमें जो कवि है अपने एक सपनों के भारत के रूप में एक कल्पना करता है। तो यू सी अबाउट द पोएम, यानी दिस पोएम माई हेवन इज टेकन फ्रॉम रविन्द्रनाथ टैगोर लॉन्गर पोएम गीतांजलि। यानी गीतांजलि इज द फेमस वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर written in Bengali. In this poem, the poet says, in this inspiring poem, the poet prays to God for the spiritual emancipation of his country. True freedom lies in the full and virtuous living. Therefore, the poet prays to God that his countrymen may be fearless, truthful, rational, God-fearing, noble and generous. Knowledge should be free
and there should be no division of caste, creed and nationality or language. It is to be noted that the haven of freedom for which the poet prays is not a haven of political and economical freedom, but of the spiritual freedom from fear, narrow-mindedness and evil desire. It too is a wider, everlasting appeal. In fact, the poet gives the picture of an ideal country, such as he would like his country to be. It is a prose poem. Its rhythm gives it a lasting melody all his own. तो ये जो कविता है, यह ईश्वर से प्रार्थना की गई एक प्रेस है कि मेरे सपनों का भारत किस प्रकार से होना चाहिए, यानी मेरा देश किस प्रकार से होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पोएम है, एक प्रोज पोएम है, जो एक लिरिक के रूप में इसको लिखा गया है। जो कवि है वह ईश्वर से अपनी प्रार्थना को करता है कि मेरे सपनों का भारत किस प्रकार से होना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से अब हम जानेंगे जो सी अबाउट पोएम। Fear the mind is without fear and the head is held high. Fear knowledge is free. Fear the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Fear world come out from the depth of the truth. Fear tireless striving stretches its arms toward perfection. Fear the clear stream of the region has not lost its way into the dreary dissolved sand of the dead habit too. Fear the mind is lead forward by the into ever widening thought and action, into that heaven of the freedom, my father, let my country awake. तो जो कवि है, जो पोएट है, वह कहता है कि हे ईश्वर, मेरी सपनों का भारत इस प्रकार से होना चाहिए कि जहाँ लोग भयमुक्त हों और सिर ऊंचा रहे, अर्थात लोग आत्मसम्मान से जिएं, ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो, करेगी जहाँ पर जो पूर्णता की प्राप्ति है उसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते हों, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, जहाँ पर जो ये संसार है अर्थात जो मानव समाज है वो जाति, धर्म और भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा करें कि जहाँ पर जो लोग हैं, यानी जहाँ पे लोग पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल के बालों में न खो गए हों, अर्थात लोग पुराने रीति रिवाज के आदि न हों और तर्क के आधार पर नए विचारों को आत्मसात करने की इच्छुक हो, जहाँ पर ईश्वर की वरद हस्त अर्थात प्रेरणा से जो ईश्वर के वरद हस्त मस्तिष्क ईश्वर की प्रेरणा से सदैव विकसित विचार और कार्य की ओर अग्रसर हो। हे पिता, यानी हे ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता रूपी वरदान प्राप्त हो, अर्थात मेरा देश पूर्ण प्रगति करे। तो इस तरह से एक प्रेस है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अपने देश के लिए, यानी एक ड्रीम जो कंट्री है उसके लिए, एक आइडियल कंट्री है उसके लिए किया गया है। तो पहले स्टैंजा में हम इसको देखते हैं कि जो पोएट है इस बात को कह रहा है, फियर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द शेड इज हेल्ड हाई। रहे कि हे ईश्वर, मेरी सपनों का भारत इस प्रकार हो जहाँ पर लोग भय मुक्त हों और सिर ऊंचा रहे, अर्थात लोग आत्मसम्मान और निर्भयता से जिए। In this opening line, the poet prays to God for his ideal country. The people of our country is fearless and they are also respectful. यानी they are also has dignity. यानी कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत इस प्रकार हो जहाँ पे लोग भय मुक्त हों और आप सिर ऊंचा रहे, अर्थात आत्मसम्मान और निर्भयता से जिए। फियर नॉलेज इज फ्री,
रे कि जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो। अनि आवर ड्रीम कंट्री इज आल्सो द पीपल ऑफ द कंट्री इज फ्री फ्रॉम नॉलेज। यानी कह रहा है कि जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो, देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ द नॉलेज, यानी जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो। फियर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कह कि जहाँ पर वर्ल्ड संसार यानी मानव समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी, कह कि जहाँ पर संसार यानी मानव समाज जाति, धर्म और भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा। यानी आवर आइडियल कंट्री देयर इज नो डिवीजन ड्यू टू द कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज। कह कि द पीपल लिव्स देयर लाइफ लिबरली, यानी देयर इज नो ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज, यानी जन्म, भाषा और जात के आधार पर किसी तरह का कोई बंटवारा न हो। फेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, अर्थात जो लोग हैं वो सदैव सत्य बोलते हों। यानी आवर कंट्री, आवर ड्रीम कंट्री इज आल्सो द एवरी पीपल ऑफ आवर कंट्री स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, यानी जहाँ सत्य की गहराई से निकलते हों, अर्थात लोग हमेशा सत्य बोलते हों। फेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेजेज इज आर्म टुवर्ड परफेक्शन, कि जहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। द पीपल ऑफ आवर आइडियल कंट्री ऑलवेज ट्राई टू गॉट सक्सेस कॉन्स्टेंटली, यानी जहाँ पे लोग अपनी परफेक्शन के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। यानी द पीपल ऑफ आवर कंट्री ट्राई टू कंप्लीट देयर परफेक्शन कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली। Here the clear stream of the region has not lost its way into the dreary desert sand of their habit, यानी करे कि जहाँ पर लोग तर्क की स्वच्छ जलधारा को छोड़ करके पुरानी आदतों की नीरस मरुस्थल के बालों में न खो गए हों, अर्थात लोग पुराने रीति रिवाज के आदि न हों और तर्क के आधार पर जो नवीन विचार हैं, जो नए विचार हैं, उसको ग्रहण करने की यानी स्वीकार करने की इच्छुक हो। इसे देखिए, यानी कह रहे कि जहाँ पे लोग तर्क की स्वच्छ जलधारा को छोड़ करके पुरानी आदतों की नीरज मरुस्थल की बालों में न खो गए हों, अर्थात लोग पुराने रीति रिवाज की आदि न हों और तर्क के आधार पर नवीन विचारों को ग्रहण करते हों। नीदर पीपल ऑफ आवर आइडियल कंट्री दे आर आल्सो ready for the adopted the process of our life like that based on the reasons and argument, and they are also not believe in the old customs, and they are also change with the nature or changing with the time, यानी जो लोग हों समय के साथ बदलने वाले हों, पुरानी जो ओल्ड बिलीफ्स हैं, जो पुरानी आदतें या हैबिट्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको फॉलो करने वाले न हो। यानी द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज रेडी फॉर द एडॉप्टिंग द मॉडर्न ट्रेडिशन एंड कल्चर, यानी जो मॉडर्न ट्रेडिशन और कल्चर है, जो बदलती हुई हमारी संस्कृति है, उसी के साथ अनुकूलन बनाने का प्रयास करें। फियर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाई डी इंटू इवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, कि जहाँ पर मस्तिष्क ईश्वर के प्रेरणा से अनिवृतहस्त सदैव विकसित विचार और कार्य की ओर अग्रसर हो। यानी हियर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड, यानी जहाँ पे जो मस्तिष्क है वह ईश्वर की व्रतहस्तता प्रेरणा से सदैव विकसित और विचार और कार्य की ओर अग्रसर हो। यानी द ड्रीम लैंड ऑफ आवर कंट्री इज आल्सो लाइक दैट द पीपल ऑफ आवर कंट्री try to got his success and they are also strive for, and they has also the widening and everlasting thoughts and action into that heaven, यानी कह रहे कि जहाँ पर जो मस्तिष्क है ईश्वर की व्रत हस्त तथा प्रेरणा से
द इन्स्पिरेशन ऑफ द गॉड, सदैव विकसित विचार यानी इवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, यानी सदैव विकसित विचार और कार्य की ओर अग्रसर हो, अर्थात जो लोग हों वो अपने विचारों को विकसित रखें और सदैव अपने कार्यों में लगे रहें, अपने कार्य की ओर अग्रसर यानी आगे बढ़ते रहें। यानी दे आर आल्सो गॉट हिज सक्सेस इन देयर लाइफ। इनटू दैट हेवन ऑफ द फ्रीडम माय फादर लेड दाई कंट्री अवे, कहे कि हे पिता अर्थात हे ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता रूपी वरदान प्राप्त हो, अर्थात जो मेरा देश है वह पूर्ण प्रगति करे। यानी इन द लास्ट लाइन द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड, द गॉड गिव्स द फ्रीडम टू हिज आइडियल कंट्री एंड दे आर आल्सो हैव यानी रेडी फॉर adopted न्यू कल्चर एंड न्यू ट्रेडिशंस, यानी दे आर आल्सो ईगर फॉर adopt द न्यू सिस्टम एंड न्यू चेंजिंग, यानी जो लोग हैं सदैव विकसित विचार रखते हो और जो नई चीज़ें हैं उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, और जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं वह उनको डिस्कार्डेड करें, उनको छोड़ दें। तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हुआ। इसका पुनः एक बार हम हिंदी अर्थ दोहरा देते हैं। कवि कहता है कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत इस प्रकार हो जहाँ पे लोग भय मुक्त हों और सिर ऊंचा रहे, अर्थात लोग आत्मसम्मान और निर्भयता से जिएं, जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो, जहाँ जो संसार है वह जाति धर्म और भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, जहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास यानी निरंतर प्रयास किए जाते हों, जहाँ पर लोग तर्क की स्वच्छ जलधारा को छोड़ करके नीरस यानी पुरानी आदतों की नीरस मरुस्थल के बालों में न खो गए हों, अर्थात लोग पुराने रीति रिवाज के आदि न हो। क्रय की जहाँ पे मस्तिष्क ईश्वर की वृद्ध हस्त अर्थात प्रेरणा से सदैव विकसित विचार और कार्य की ओर अग्रसर हो। हे पिता यानी हे ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात मेरा देश इस प्रकार से पूर्ण प्रगति करे। तो हम लोग अब जान लिए कि पूरा जो पोएम है वो अबाउट किसके परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मैसेज हम देना चाहेंगे कि आप जो भी पोएम है उसको पढ़िए और अपनी सेल्फ जो है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करिए। थैंक्स।